हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साहा गुप्ता एंड वेलकम टू दी परचम क्लासेस। आज हम लक्ष्मीकांत बुक का चैप्टर 7 फंडामेंटल राइट्स पे बेस्ड एमसीक्यूज को कंटिन्यू करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट विद आवर टुडेस क्वेश्चंस, सबसे पहले हम अपना देखते हैं प्रीवियस डे क्वेश्चन, जिसका आंसर मैंने आपको कमेंट करने के लिए कहा था। सो प्रीवियस डे क्वेश्चन था, द एक्सप्रेशन स्टेट अंडर आर्टिकल 12 इंक्लूड्स 1 पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, 2 ऑल प्राइवेट बॉडीज, 3 पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। चार ऑप्शंस थे। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली, क्योंकि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वो स्टेट का पार्ट है, सही बात है। पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज स्टेट का पार्ट है, ये भी सही बात है। बट ऑल प्राइवेट बॉडीज की जहां तक बात है, सो वो स्टेट का पार्ट नहीं है। केवल और केवल ऐसी प्राइवेट बॉडीज जो कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट वर्क कर रही हैं, उन्हें स्टेट में गिना जाएगा, हर एक प्राइवेट बॉडी को नहीं। ठीक है, तो सेकंड हमारा गलत है और ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली सही है। सो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। और पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू आर्टिकल 32। पहला, इट डील्स विथ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। सेकंड, बी आर अम्बेडकर डब्ड इट एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्टिकल 32 के रिगार्ड्स में दो स्टेटमेंट्स हैं। अब कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी नीदर 1 नॉट 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 ओनली, क्योंकि जो पहला स्टेटमेंट है वो पूरी तरीके से गलत है। आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 इट डील्स विथ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा था कि आर्टिकल 32 डील करता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट से। सो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। इनफैक्ट जहां तक बात है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की, तो वो डील करता है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। और सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को, हार्ट एंड सोल कहा था कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि जब तक आर्टिकल 32 नहीं होगा, बाकी फंडामेंटल राइट्स की कोई वैल्यू नहीं होगी, बाकी फंडामेंटल राइट्स का कोई मीनिंग ही नहीं होगा अगर आर्टिकल 32 नहीं है। इस कारण बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल कहा था हमारे भारतीय संविधान का। सेकेंड क्वेश्चन, in the Indian Constitution, cultural and educational right is guaranteed by two articles. They are A. Article 16 to 17, B. Article 19 to 20, C. Article 30 to 31, D. Article 29 to 30। अभी अभी हमने डिस्कस किया, इसका आंसर बहुत इजी है और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 29 टू आर्टिकल 30। ठीक है, सो पूछा था क्या था कि भारतीय संविधान का कौन सा दो अनुच्छेद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट यानी कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार से डील करता है। सो आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 29 टू आर्टिकल 30। जहां तक बात है आर्टिकल 16 की, तो वो डील करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन से, 17 डील करता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से, 19 डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ सिक्स राइट्स, 20 डील करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अरेस्ट एंड कन्विक्शन, एंड आर्टिकल 30 डील करता है हमारा राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये एक कल्चरल राइट है, बट आर्टिकल 31 इसके साथ लिखा है, इसलिए ऑप्शन सी गलत हो जाता है, क्योंकि 31 पहले राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, बट अब के टाइम में राइट टू प्रॉपर्टी नाम का कोई फंडामेंटल राइट है ही नहीं। आर्टिकल 31 जैसा अब कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी गलत है। अब सही है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 में क्या लिखा है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। और आर्टिकल 30 में किसकी बात होती है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या है? देयर आर 4 नेशनली रिकॉग्नाइज्ड रिलीजियस माइनॉरिटीज, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर भारत में 4 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय हैं। दूसरा स्टेटमेंट, देयर इज नो एनी SC, ST और OBC रिजर्वेशन इन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन सा सही है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 ओनली। पहले स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि भारत में
4 नेशनली रिकॉग्नाइज्ड रिलीजियस माइनॉरिटीज नहीं है, बल्कि कितनी है? 6। और वो 6 कौन सी है? पहली है मुस्लिम, दूसरी है क्रिश्चियन, तीसरी है सिख, चौथी है बुद्धिस्ट, पांचवी है जैन और छठवीं है पारसी। सो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें किसी तरह का SC, ST या OBC रिजर्वेशन नहीं होता। और ये चीज कहाँ लिखी है? आर्टिकल 30 में। और माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करना ये एक तरह का क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इसका प्राइम एग्जांपल है जैसे सेंट स्टीफेंस, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द प्रीमियर कॉलेज है। वहां किसी तरह का SC, ST या OBC रिजर्वेशन नहीं होता। ठीक है, सो ये एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एडवांटेज होता है। फोर्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। यानी कि भारत में किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए कोई कर देने या फिर कोई टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सेकंड, द टर्म माइनॉरिटी हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो अल्पसंख्यक शब्द है उसे संविधान ने परिभाषित नहीं किया है। अब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है? A 1 ओनली, B 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, क्योंकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। पहला भी सही है क्योंकि भारत में किसी को कंपेल नहीं किया जा सकता टैक्स देने के लिए किसी रिलीजन के लिए, ये चीज लिखी है आर्टिकल 27 में। और दूसरा भी सही है क्योंकि माइनॉरिटी टर्म को कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया है। और जहां तक बात है माइनॉरिटीज की, उनके इंटरेस्ट को कौन प्रोटेक्ट करता है? आर्टिकल 29। ठीक है, ये आर्टिकल्स आपको याद रखने की जरूरत है। फिफ्थ, which of the following was not added by first constitutional amendment act 1951? सो जो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 था उसने इन चारों में से क्या ऐड नहीं किया था? ऑप्शन ए आर्टिकल 31A, ऑप्शन बी आर्टिकल 31B, ऑप्शन सी आर्टिकल 31C, ऑप्शन डी 9th स्केड्यूल। ठीक है, सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 31C। आर्टिकल 31C को किसके थ्रू ऐड किया गया था? उसे ऐड किया गया था 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के थ्रू। और बाकी तीनों जो है जैसे आर्टिकल 31A, 31B और जो 9th शेड्यूल है उसको ऐड किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा। अब आर्टिकल 31A क्या है, 31B क्या है, 31C क्या है, इसे समझते हैं। सो आर्टिकल 31A की बात करें तो आर्टिकल 31A it saves 5 categories of law from being challenged on the ground of violation of article 14 and 19। यानी कि वो 5 तरह के कानूनों को चैलेंज होने से बचाता है ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 19। आर्टिकल 14 क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। एंड आर्टिकल 19 क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स। वो 6 राइट्स कौन से हैं? freedom of speech and expression, freedom to assemble peacefully, freedom of association, freedom to move and reside in any part of the territory of India, freedom of trade and profession। So इन फंडामेंटल राइट्स से चैलेंज होने से 5 तरीके के लॉ को कौन बचाता है? आर्टिकल 31A। आर्टिकल 31B क्या करता है? आर्टिकल 31B it saves acts included in 9th schedule from being challenged on ground of any fundamental right। यानी कि जो भी 9th schedule में लॉ ऐड किए गए हैं, इनलिस्ट किए गए हैं, उनको हम चैलेंज नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट। सो पहले वाले में केवल आर्टिकल 14 एंड 19 था, बट सेकेंड वाले में कोई भी फंडामेंटल राइट हो, लेकिन अगर वो एक्ट 9th शेड्यूल में ऐड है तो उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, और आर्टिकल 31C क्या है? सेविंग ऑफ लॉस गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल फ्रॉम आर्टिकल 14 एंड 19। सो कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जैसे कि आर्टिकल 39B एंड 39C को इफेक्ट देने के लिए अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना रही है तो उसे हम चैलेंज नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 19। ठीक है, एंड नोट करने वाली बात यह है कि भले ही आर्टिकल 31B कहता है कि 9th शेड्यूल में हम कुछ भी ऐड कर दें उससे आप फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के हिसाब से चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माइनर्वा मिल्स केस में ये क्लियर कर दिया था कि 9th शेड्यूल में जो चीजें
24 अप्रैल 1973 यानी कि केशवानंदा भारती केस के जजमेंट के बाद ऐड की गई हैं, उनको चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। 6th क्वेश्चन, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स इज सब्जेक्टेड टू 1 पब्लिक ऑर्डर, 2 मोरालिटी यानी नैतिकता, 3rd हेल्थ यानी स्वास्थ्य, 4th अदर प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली, ऑप्शन सी 1, 2 and 3, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1, 2 and 3। जहां तक बात है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, सो ये लिखा हुआ है आर्टिकल 26 में, इट इज सब्जेक्टेड टू 3 प्रोविजंस। वो एक है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, और अदर प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए वो सब्जेक्टेड नहीं है। लेकिन आर्टिकल 25 जो है, यानी कि जो हमारा फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट एनी रिलीजन, वो वाला जो राइट है, इट इज सब्जेक्टेड टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ as well as to the other provisions of fundamental rights. So ये डिफरेंस है आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26 में, और ये आपको नोट करने की जरूरत है। 7th क्वेश्चन, व्हाट इज कॉमन बिटवीन इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ एंड नेशनल इमरजेंसी? सो जो मार्शल लॉ होता है और राष्ट्रीय आपातकाल होता है, उनके बीच कॉमन क्या है? पहला, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, दूसरा सस्पेंशन ऑफ ऑर्डिनरी लॉ कोड, एंड कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 ओनली, क्योंकि चाहे मार्शल लॉ इंपोज किया हो या नेशनल इमरजेंसी, फंडामेंटल राइट सस्पेंड होगी, ये बात तो बिल्कुल सही है। बट ऑर्डिनरी लॉ कोड सस्पेंड होंगे, ये केवल और केवल कहाँ होता है? मार्शल लॉ में। नेशनल इमरजेंसी में ऐसी चीजें नहीं होती। एंड इट्स वर्थ टू नोट कि मार्शल लॉ हमारे देश में आज तक कभी भी नहीं लगाया गया। एंड मार्शल लॉ एंड नेशनल इमरजेंसी के बीच एक और अंतर ये होता है कि मार्शल लॉ को इंडिया के किसी पार्ट में लगाया जा सकता है, उसे पूरे के पूरे देश में नहीं लगाया जा सकता। बट नेशनल इमरजेंसी को किसी एक पार्ट में या फिर पूरे के पूरे देश में भी लगाया जा सकता है। सो ये चीज आपको नोट करने की जरूरत है। 8th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्स है। पहला, Parliament has the power to restrict and abrogate the fundamental rights of armed forces, यानी कि जो हमारी संसद है उसके पास शक्ति है कि वो सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित और निरस्त कर सकती है। दूसरा, स्टेट लेजिस्लेचर कैन प्रिस्क्राइब रेसिडेंस एज अ कंडीशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो राज्य विधायिका है वो निवास को रोजगार की शर्त के रूप में निर्धारित कर सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नीदर 1 nor 2। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 ओनली। पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि संसद के पास ये हक है कि वो आर्म्ड फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है और एब्रोगेट भी कर सकती है। ये चीज कहाँ लिखी हुई है? ये चीज लिखी है आर्टिकल 33 पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि केवल और केवल पार्लियामेंट रेसिडेंस को ऐसा कंडीशन फॉर एम्प्लॉयमेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं। एंड इनफैक्ट ये भी नोट करने वाली बात है कि रेसिडेंस ऐसा कंडीशन फॉर एम्प्लॉयमेंट केवल और केवल स्टेट अपॉइंटमेंट्स के लिए की जा सकती है, यूनियन अपॉइंटमेंट्स के लिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात करो आईएएस की, तो पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकता कि आईएएस केवल बिहार से होंगे या फिर आईएएस केवल महाराष्ट्र से होंगे, क्योंकि वो एक सेंट्रल अपॉइंटमेंट है, वो एक यूनियन अपॉइंटमेंट है। इन केसेस में रेसिडेंस को कंडीशन की तरह नहीं प्रिस्क्राइब किया जा सकता। बट अगर बात करें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, तो वहां जो स्टेट सर्विसेज होती हैं उनमें ग्रुप सी एंड ग्रुप डी जॉब्स होते हैं, वो वहां रेसिडेंस को ऐसा कंडीशन फॉर एम्प्लॉयमेंट प्रिस्क्राइब किया गया है, और इस चीज को कहा जाता है मल्क रूल। और ऐसे रूल्स केवल और केवल कौन बना सकता है? हमारा पार्लियामेंट। ठीक है। 9th क्वेश्चन, राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम फंडामेंटल राइट बाय, यानी कि जो पहले संपत्ति का अधिकार हुआ करता था उसे फंडामेंटल राइट के लिस्ट से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटाया गया? पहला, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट,
डी 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया था ऐसा फंडामेंटल राइट। पहले होता क्या था कि आर्टिकल 31 के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट था, और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ क्या कहता था कि हर एक भारतीय नागरिक को राइट है कि वो एक्वायर कर सके, होल्ड कर सके एंड डिस्पोज कर सके प्रॉपर्टी को। और इन दोनों राइट्स को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1978 में हुआ था उसने डिलीट कर दिया था। एंड एज ऑफ नाउ जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300 क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। 10th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पेयर। सो ये मैच द फॉलोइंग टाइप वाला क्वेश्चन है। एक साइड में हमारे पास है आर्टिकल 25, आर्टिकल 29, आर्टिकल 32, आर्टिकल 34। दूसरी साइड में हमारे पास है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और लास्ट है हमारा मार्शल लॉ। सो इसका सही पेयर क्या है वो आपको बताना है। मैं आपको 10 सेकेंड दे रहा हूं, आप क्वेश्चन को देखो और सही आंसर कंक्लूड करो। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि जो आर्टिकल 25 है वो किससे डील करता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन से। आर्टिकल 25 डील करता है फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट एनी रिलीजन, यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सो 1 का क्या होगा, डी। आर्टिकल 29 डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज से, आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से, और आर्टिकल 34 जो है वो डील करता है हमारा मार्शल लॉ से, यानी 4 का ही। सो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है। एंड जहां तक बात है प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर की, सो वो डील करता है आर्टिकल 23 में, है ना। आर्टिकल 23 में जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के अंदर प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर आता है अंडर आर्टिकल 23। सो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। 11th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द मार्शल लॉ इन इंडिया। पहला, इट हैज बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, it has never been imposed till date in India. Third, it can be applied to certain part as well as to the entire country, यानी कि जो मार्शल लॉ है इसे भारत के कुछ हिस्सों या फिर पूरे के पूरे भारत देश में अप्लाई किया जा सकता है। अब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट नहीं है यानी कि गलत है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 1 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1 and 3 ओनली। पूछा क्या था कि कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि मार्शल लॉ के कॉन्स्टिट्यूशन में, मार्शल लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, तो पहला गलत है। दूसरा सही है, मार्शल लॉ को कभी भी इंडिया में इम्पोज नहीं किया गया। तीसरा गलत है क्योंकि मार्शल लॉ को पूरी की पूरी कंट्री में नहीं अप्लाई किया जा सकता। मार्शल लॉ को एक टाइम में केवल और केवल किसी एक पार्ट में अप्लाई किया जा सकता है। सो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है। अब ये मार्शल लॉ होता क्या है, मार्शल लॉ अगर सिंपल शब्दों में कहें तो मार्शल लॉ इज इक्वल टू मिलिट्री रूल। इसमें होता क्या है कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन रन करता है, मिलिट्री अथॉरिटीज। एंड मार्शल लॉ के टाइम ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है। 12th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पेयर। एक साइड में हमारे पास है मैंडेमस, हाबियस कॉर्पस, सर्शियरी, कोवैरेंटो, एंड दूसरी साइड में हमारे पास है टू हैव द बॉडी ऑफ, टू बी सर्टिफाइड, बाय व्हाट अथॉरिटी, टू फॉरबिड एंड वी कमांड। सो एक साइड में हमारे पास रिट्स है और दूसरी साइड में उन रिट का क्या मतलब है ये लिखा हुआ है। अब आपको सही पेयर ढूंढना है। ठीक है, सो 10 सेकेंड दे रहा हूं, क्वेश्चन को देखो और सही आंसर कंक्लूड करो। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि जो मैंडेमस रिट है उसका मतलब ये होता है वी कमांड, कि कोर्ट जो है आपको कमांड कर रहा है। हाबियस कॉर्पस मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी कि हाबियस कॉर्पस में कोर्ट क्या कहती है कि उस पार्टिकुलर इंसान को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करो। ऑप्शन जो थर्ड है सर्शियरी, सर्शियरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, और जो को वारंटू है इसका मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, को वारंटू में होता है क्या कि अगर कोई
पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में है, पब्लिक जॉब कर रहा है, तो किस अथॉरिटी से वो उस जगह है ये पता होना चाहिए, और इस रिट को बोलते हैं को वारंटो। ठीक है, और जहां तक बात है टू फॉरबिड की, तो वो मतलब होता है प्रोहिबिशन रिट का। हमारी 5 रिट होती है, मैंडेमस, हाबियस कॉर्पस, सर्शियरी, प्रोहिबिशन एंड को वारंटो। ठीक है, क्लियर है। 13th क्वेश्चन, with reference to fundamental rights consider the following statements। पहला, they are guaranteed by the fundamental law of the land, यानी कि उन्हें जो भारत देश का मौलिक कानून है उनके द्वारा गारंटी दी गई है। दूसरा, they are meant for promoting political democracy, वे एक राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं भारत में। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। अब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ हमारा सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। जो फंडामेंटल राइट्स है उसे फंडामेंटल लॉ गारंटी कर रहा है, और वो फंडामेंटल लॉ कौन सा है? भारत का संविधान। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इंडिया में प्रमोट करते हैं, और डीपीएसपी क्या करते हैं? डीपीएसपी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, और फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। दूसरा भी सही है। तीसरा भी सही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो गार्जियन ही है फंडामेंटल राइट्स का, है ना। सो क्लियर है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हमारा सही आंसर है। 14th क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू रिट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इश्यू रिट्स ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय है वो केवल और केवल रिट्स को फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए इशू कर सकते हैं और किसी और कारण के लिए नहीं। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज नैरोवर देन हाई कोर्ट। अब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नीदर 1 nor 2। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 ओनली। पहला स्टेटमेंट हमारी पूरी तरह से रॉन्ग है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, ये बात तो सही है कि सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल रिट फंडामेंटल राइट्स के लिए इशू कर सकता है, बट जहां तक बात है हाई कोर्ट की, तो वो रिट्स को फंडामेंटल राइट्स के लिए भी इशू कर सकता है एंड और भी बाकी चीजों के लिए भी इशू कर सकता है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को रिट पावर देता है और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को रिट पावर देता है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ये आपको याद रखने की जरूरत है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट इशू कर सकता है, बट हाई कोर्ट हर एक चीज के लिए कर सकता है। तो रिट ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का ऑटोमेटिकली नैरोवर है हाई कोर्ट से। बिल्कुल सही बात है। सो ऑप्शन बी 2 ओनली हमारा करेक्ट आंसर है। 15th क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, यानी कि जो शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया है, वो अधिकार की किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए राइट टू इक्वालिटी, यानी कि समानता का अधिकार, ऑप्शन बी राइट टू फ्रीडम, ऑप्शन सी फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ऑप्शन डी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। सो इसका सही आंसर क्या है वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। सो थैंक यू। इस तरीके से खत्म होते हैं हमारे आज के 15 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 15 आपसे कितने बने, आपका स्कोर क्या रहा, वो आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 8 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पे बेस्ड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो डू प्रिपेयर इट एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।